सोचिए, एक लैब में 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में 1 ब्रोमोब्यूटेन है और दूसरे में 2 ब्रोमोब्यूटेन। हाँ। दोनों में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। अब एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि प्रोडक्ट में अल्कोहल बन जाता है। राइट। लेकिन दूसरे में, खासकर जब उसे गर्म किया जाता है, तो एक अजीब मीठी सी गंध वाली गैस निकलने लगती है जो एक एल्कीन है। हाँ, ये होता है। मुझे ये बात हमेशा परेशान करती थी कि एक जैसे दिखने वाले केमिकल्स इतने अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं। एक ही रिएजेंट के साथ एक अल्कोहल बना रहा है, दूसरा गैस। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये सवाल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है। अच्छा। आज हम यूनिट 6 हेलोअल्केन्स और हेलोएरीन्स के सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से केमिकल रिएक्शंस की गहराई में उतरेंगे। और ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो टूल किट है जिससे केमिस्ट्स नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दवाइयों से लेके प्लास्टिक तक। यह हमें बताता है कि हम मॉलिक्यूल्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हेलोअल्केन्स के साथ शुरू करते हैं। इनका फंडामेंटल नेचर क्या है? ये इतने रिएक्टिव क्यों होते हैं? बिल्कुल। एट इट्स सिंपलेस्ट लेवल, एक हेलोअल्केन मॉलिक्यूल एक लोडेड स्प्रिंग की तरह है। लोडेड स्प्रिंग? हाँ। इसमें कार्बन और हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके बीच का जो बॉन्ड है, CX बॉन्ड, वो पोलर होता है। पोलर मतलब चार्ज सेपरेशन। एग्जैक्टली। हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इससे हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बेचारे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के हमले के लिए एक तरह से वल्नरेबल है। तो आपके पास एक वल्नरेबल कार्बन है, एक हमलावर न्यूक्लियोफाइल है और एक भागने को तैयार हैलोजन है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो एग्जाम के लिहाज से इसकी एक मजबूत परिभाषा क्या होगी? एग्जाम सेफ एंकर डेफिनेशन ये है, हेलोअल्केन्स मुख्य रूप से 2 तरह के रिएक्शन से गुजरते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें SN1 और SN2 आते हैं, और एलिमिनेशन, जिसमें E1 और E2 आते हैं। कौन सा रास्ता चुना जाएगा? ये सबस्ट्रेट मतलब कार्बन का टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? हाँ, लीविंग ग्रुप की क्वालिटी, न्यूक्लियोफाइल या बेस की स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट की पोलैरिटी और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि सारे हैलोअल्केन्स एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, बस न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलोजन को हटाएगा और काम खत्म। यही तो इस टॉपिक का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शरी 3 डिग्री हेलोअल्केन्स, ये सब बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। वो कैसे? 1 डिग्री हेलोअल्केन्स, जहां कार्बन से सिर्फ एक और कार्बन जुड़ा है, वो भीड़-भाड़ न होने की वजह से हमेशा सीधा हमला मतलब SN2 रिएक्शन पसंद करते हैं। ठीक है। जबकि 3 डिग्री हेलोअल्केन्स, जो बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं, वो पहले हैलोजन को निकालकर एक इंटरमीडिएट बनाने वाला रास्ता यानी SN1 पसंद करते हैं। ये पसंद मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी तय करती है। बिल्कुल। उसके पास कोई दिमाग नहीं होता, सब एनर्जी और स्टेबिलिटी का खेल है। ये बहुत दिलचस्प है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरे ख्याल से वो किले वाली एनालॉजी बहुत काम आएगी। मान लीजिए हेलोअल्केन एक किला है और न्यूक्लियोफाइल एक हमलावर सेना। बेहतरीन एनालॉजी है। तो पहली रणनीति क्या होगी? पहली रणनीति है SN2, द डायरेक्ट असॉल्ट। सोचिए, एक छोटी लेकिन बहुत मजबूत और फुर्तीली हमलावर टीम है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वो किले पर सीधा हमला करती है, लेकिन सामने से नहीं, वो पीछे के दरवाजे से हमला करती है, जिसे हम केमिस्ट्री में रियर साइड अटैक कहते हैं। और ये पीछे का दरवाजा तभी खुला मिलेगा जब वहां भीड़ भाड़ कम हो, जैसे प्राइमरी हेलोअल्केन में होता है। बिल्कुल। दरवाजा खुला है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो हमलावर एक ही झटके में अंदर घुसता है और पुराने गार्ड यानी हैलाइड को बाहर धकेल देता है। और ये सब एक ही स्टेप में? एक ही स्टेप में। बायोमोलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोफाइल और हेलोअल्केन। हाँ, दोनों एक साथ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में शामिल होते हैं। इसीलिए इसका नाम है SN2। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, SN2 यानी सीधा हमला। अब SN1 का क्या? उसे आपने घेराबंदी कहा था। हाँ, दूसरी रणनीति है SN1 द सीज एंड ऑक्यूपेशन, घेराबंदी और कब्जा। यहाँ हमारी हमलावर सेना थोड़ी बड़ी है पर उतनी मजबूत नहीं।
जैसे पानी, ये हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा। ये किले को बस घेर के इंतजार करती है। यहाँ हमलावर कुछ नहीं करता, बल्कि किले के अंदर ही कुछ होता है। किले के अंदर क्या होता है? किले का पुराना गार्ड यानी हैलाइट खुद ही किला छोड़कर भाग जाता है। ये रिएक्शन का सबसे स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो गार्ड के भागने के बाद जैसे ही गार्ड भागता है, किले में अफरा तफरी मच जाती है, एक खालीपन आ जाता है। यही हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, एक बहुत अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव स्टेट। अच्छा, तो ये रणनीति तभी काम करेगी जब किला गार्ड के जाने के बाद भी थोड़ी देर तक खड़ा रह सके, मतलब स्टेबल रहे। प्रिसाइसली। और टर्शरी हैलोएल्केन्स के केस में यही होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसे 3 तरफ से एल्किल ग्रुप्स अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर सहारा देते हैं। और एक बार स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, फिर तो बाहर इंतजार कर रहा। वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से आकर खाली जगह पर कब्जा कर लेता है। चूंकि रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल हेलोएल्केन पर डिपेंड करती है, इसे SN1 कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। कमाल है। और तीसरी रणनीति? भागने की सुरंग, एलिमिनेशन। हाँ। एलिमिनेशन द एस्केप टनल। कभी-कभी हमलावर का इरादा किले पर कब्जा करना होता ही नहीं। यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल एक बेस की तरह काम करता है। बेस की तरह? हाँ, वो किले के कार्बन पर हमला करने के बजाय बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में खींच लेता है। अच्छा। जैसे ही प्रोटॉन निकलता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होते हैं, पुराना गार्ड हैलाइड भी निकल जाता है और 2 कार्बन एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड, मतलब एक भागने की सुरंग बन जाती है। तो किले का ढांचा ही बदल गया, हेलोएल्केन से एल्कीन बन गया। बिल्कुल। ये किले वाली एनालॉजी तो बहुत अच्छी है, पर इस सब को इतने नीटली ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब अंदाजे से काम नहीं चल सकता था? बहुत अच्छा सवाल है। 1930s से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हद तक अंदाजे का खेल ही थी। ह्यूज और इंगोल्ड ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित किया कि ये 2 अलग-अलग रास्ते SN1 और SN2 सच में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उन्होंने प्रूव दिया? हाँ, उन्होंने दिखाया कि रिएक्शन की स्पीड यानी काइनेटिक्स कैसे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करती है। इस खोज ने ऑर्गेनिक सिंथेसिस को एक प्रिडिक्टिव साइंस बना दिया। अब केमिस्ट कागज पर प्लान कर सकते हैं, इसके बिना मॉडर्न मेडिसिन और मटेरियल साइंस असंभव होती। चलिए, अब इसे एक लैब की सीन की तरह सोचते हैं। एक हेलोअल्केन मॉलिक्यूल है और उसके सामने 3 दरवाजे हैं, 3 अलग-अलग रिएक्शन चेंबर्स। बिल्कुल। पिक्चर दिस, पहला दरवाजा है चेंबर 1, द SN2 लैब। इस कमरे में माहौल बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ एक मजबूत बेचैन न्यूक्लियोफाइल है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन OH-। और सॉल्वेंट? सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक, जैसे एसीटोन या DMSO। एक मिनट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों? पोलर सॉल्वेंट तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए जाना जाता है। तो क्या एप्रोटिक का मतलब है कि ये कार्बोकैटायन बनने ही नहीं देता? एग्जैक्टली, आपने नस पकड़ ली। एप्रोटिक का मतलब है कि सॉल्वेंट के पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। ये सॉल्वेंट हमारे न्यूक्लियोफाइल को नेकेड और सुपर रिएक्टिव छोड़ देता है। अच्छा। तो जब एक प्राइमरी हेलोएल्केन इस कमरे में आता है, तो ये सुपर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करता, सीधा पीछे से हमला करता है। और एक और जादुई चीज होती है, वॉल्टन इन्वर्जन। वॉल्टन इन्वर्जन मतलब? मॉलिक्यूल की 3D ज्योमेट्री पलट जाती है, जैसे तेज हवा में छाता पलट जाता है। वाओ। अब दूसरा कमरा, चेंबर 2, द SN1 लैब। इस कमरे का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ एक कमजोर, धैर्यवान न्यूक्लियोफाइल है, जैसे पानी या एथेनॉल, और सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक, जैसे पानी ही। ये तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। हाँ, ये माहिर है। तो जब एक बल्कि टर्शरी हेलोएल्केन इस कमरे में आता है, तो सॉल्वेंट उसे फुसलाता है कि तुम अपना हैलाइड छोड़ दो, मैं तुम्हारे कार्बोकैटायन को संभाल लूंगा। और मॉलिक्यूल मान लाता है? हाँ, वो हैलाइड छोड़ देता है, एक फ्लैट प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है। फ्लैट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी हमला कर सकता है और नीचे से भी 50-50 चांस। तो प्रोडक्ट में दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? बिल्कुल, आपको R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशंस का मिक्सचर मिलता है। इसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो SN1 में इन्वर्जन, SN2 में रेसिमाइजेशन। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कमरा, चेंबर 3, द एलिमिनेशन लैब। यहाँ का माहौल गर्म है,
टेम्परेचर हाई है और रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, जैसे अल्कोहलिक KOH। अच्छा, यहाँ हीट और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, जब एक सेकेंडरी या टर्शरी हेलोअल्केन इस कमरे में आता है तो बेस को कार्बन पर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। हाई टेम्परेचर एटम्स को वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी देता है और बेस बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन खींच लेता है। और नतीजा अल्कीन गैस बनती है। और यहाँ ज़िटसेफ्स रूल लागू होता है। हमेशा वो एल्कीन ज्यादा बनता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यानी ज्यादा स्टेबल हो। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम इसे लैब में अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये प्रेसिपिटेट बनना या स्मेल आना ये रिएक्शंस के फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं। बिल्कुल, ये फिंगरप्रिंट्स ही तो है। जब आप 1-ब्रोमोब्यूटेन जो प्राइमरी है उसमें एक्वस KOH डालते हैं तो रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ये SN2 इन एक्शन का सबूत है। और SN1 के लिए? उसके लिए जब हम टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी टर्शरी में एक्वस एसीटोन और थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालते हैं तो पलक झपकते ही सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का दही जैसा सफेद प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये दिखाता है कि Br- आयन कितनी आसानी से मॉलिक्यूल से अलग हो गया, मतलब एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना था। और एलिमिनेशन, मेरे प्रैक्टिकल्स में जब भी 2-ब्रोमोब्यूटेनों में अल्कोहलिक KOH डालकर गर्म करने को कहा जाता था तो एक मीठी तीखी गंध आने लगती थी, तो वो अल्कीन की गंध थी। हाँ, वो एल्कीन की गंध इस बात का पक्का सबूत है कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग बेस ने सब्स्टिट्यूशन को हराकर एलिमिनेशन को प्रमोट किया है। टेक्नोलॉजी में इसका कोई सीधा एप्लीकेशन है? अनगिनत है। सबसे क्लासिक उदाहरण है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो दवाइयां बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, सोचिए, जो कॉमन एनेस्थेटिक डाई एथिल ईथर होता है उसे बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसी SN2 रिएक्शन पर टिकी है। उन्हें एक प्राइमरी हेलोअल्केन और एक एल्कोक्साइड लेना होता है। और सॉल्वेंट भी सही चुनना पड़ता होगा। बिल्कुल, एक ऐसा सॉल्वेंट जो SN2 को फेवर करे, जैसे DMSO। अगर जरा भी एलिमिनेशन हो गया तो बनने वाली एल्कीन गैस एक इम्प्यूरिटी होगी जिसे निकालना बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये फैसला सिर्फ एकेडमिक नहीं, कमर्शियल भी है। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती है। आप कह रहे हैं कि KOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो उसे हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करना चाहिए, वो एलिमिनेशन क्यों करने लगता है? ये एक शानदार सवाल है और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी की बहस के केंद्र में है। देखिए, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेसिस सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन को प्रमोट करते हैं। क्यों? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कार्बन पर हमला करने की क्षमता, बेसिसिटी का मतलब है प्रोटॉन खींचने की क्षमता। ये दोनों एक ही चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक TBUO- यानी टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये बहुत बल्कि यानी मोटा ताजा है। अच्छा, साइज में बड़ा है। हाँ। उसका बड़ा साइज उसे छोटे से कार्बन आटम तक पहुंचने और हमला करने से रोकता है। इसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो वो कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है। हाँ, वो किले के मेन गेट तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए वो दीवार के बाहर से एक पत्थर यानी प्रोटॉन खींचकर भाग जाना ज्यादा आसान समझता है। तो TBO- एक बेहतरीन बेस है पर एक बहुत खराब न्यूक्लियोफाइल है। वाओ, ये डिस्टिंक्शन तो बहुत जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर एग्जाम के लिए सब कुछ समेटना हो तो कौन सी बातें गांठ बांध लेनी चाहिए? बिल्कुल, कुछ बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहली, SN2 के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और 1 डिग्री हैलोएल्केन चाहिए। भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। और प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वर्जन होगा, वो वॉल्टन इन्वर्जन। एग्जैक्टली, ये एक सिंगल स्टेप कॉन्सर्ट की तरह है। ठीक है। और SN1 के लिए? SN1 के लिए आपको वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और 3 डिग्री हैलोएल्केन चाहिए। ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबसे जरूरी है एक स्टेबल कार्बोकैटायन का बनना। और प्रोडक्ट में रेसिमाइजेशन होगा, मतलब 50-50 मिक्सचर। बिल्कुल। और एलिमिनेशन, जहां ज़ाइत्सेव्स रूल का जिक्र आया था। हाँ, तीसरी बात, एलिमिनेशन के लिए ज़ाइत्सेव्स रूल। जब एलिमिनेशन होता है तो हमेशा वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसे ऐसे याद रखें, द रिच गेट रिचर। अच्छा? हाँ, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर पहले से ज्यादा कार्बन ग्रुप्स हैं वही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। हाँ, अगर TBO- जैसा कोई बल्कि बेस इस्तेमाल हो तो कहानी पलट जाती है, पर वो एक स्पेशल केस है।
और आखिर में सबसे ट्रिकी मामला सेकेंडरी हैलोएल्केन्स का, वो तो चौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल, और यही चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी लाइन है, सेकेंडरी 2 डिग्री हैलोएल्केन्स का मामला। ये सबसे ट्रिकी होते हैं क्योंकि ये चारों रास्ते अपना सकते हैं, SN1, SN2, E1, E2। स्ट्रॉन्ग बेस है और टेम्परेचर हाई है तो E2 जीतेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ना हो तो? क्या रिएजेंट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है पर बेस नहीं और सॉल्वेंट एप्रोटिक है तो SN2 की संभावना है। क्या न्यूक्लियोफाइल वीक है और सॉल्वेंट प्रोटिक है तो SN1, E1 कंपटीशन होगा। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। चलिए तो आज की इस गहरी छानबीन को संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, हैलोएल्केन्स 3 मुख्य रास्तों पर चलते हैं। SN2 यानी सीधा हमला, SN1 यानी घेराबंदी और कब्जा, और एलिमिनेशन यानी सुरंग बनाकर भागना। बिल्कुल। दूसरा, हमेशा याद रखें, 1 डिग्री हैलोएल्केन्स SN2 पसंद करते हैं क्योंकि भीड़ कम होती है। 3 डिग्री हैलोएल्केन्स SN1 पसंद करते हैं क्योंकि उनका कार्बोकटायन स्टेबल होता है। और 2 डिग्री हैलोएल्केन्स कंडीशंस के हिसाब से अपना रास्ता चुनते हैं। एग्जैक्टली। तीसरी की टेकअवे ये है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एलिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, खासकर हाई टेम्परेचर पर। और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। और अंत में ज़ाइट्सेव्स रूल, जो बताता है कि एलिमिनेशन में ज्यादातर मामलों में ज्यादा स्टेबल यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। ये 4 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक की नींव हैं। ये तो सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने का नजरिया बदल देता है। हमने देखा कि कैसे सॉल्वेंट, टेम्परेचर और रिएजेंट की नेचर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच की लड़ाई का फैसला करते हैं। अब मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरूर। सोचिए, हमने बात की एक ऐसे रिएजेंट की जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक ऐसे रिएजेंट की जो बल्कि बेस है। क्या होगा अगर हम एक ऐसा रिएजेंट इस्तेमाल करें जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो हो लेकिन साथ ही बहुत बल्कि भी हो? इंटरेस्टिंग। एक सेकेंडरी हैलोएल्केन के साथ रिएक्ट करने पर यह सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बैलेंस को कैसे बदलेगा? कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और क्यों? इसके बारे में सोचिएगा। यह आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के रोल को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा।